Hello everyone, welcome to Wow IS Current Affairs section. In this video, we shall be discussing about 16 July 2020 current affairs. You can download the PDF of this video from our Telegram channel. वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हम आज कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आज हमारे टॉपिक की लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो पहला टॉपिक हमारा है वलार पादम टर्मिनल ऑफ कोचीन पोर्ट। सेकेंड टॉपिक इज़ आज़ाद पटन हाइडल प्रोजेक्ट। ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में है और ये पीओ के रीजन में बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट। थर्ड इज़ मेलघाट टाइगर रिजर्व। फोर्थ वन इज़ सेस्टम नॉक्टर्नम। ये इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है। वी विल बी सीइंग व्हाट इज़ दिस ऑर्गेनिज्म और व्हाट इज़ दिस प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ होप्स मिशन। ये यूएई का पहला मिशन है मार्स पे। देन आफ्टरवर्ड्स द टॉपिक इज़ नो मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स। न्यू रूल्स हैव बीन ब्रोट जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स आइडेंटिटी को हटाते हैं। सेकेंड लास्ट टॉपिक इज लेंसेंट्स एनालिसिस फॉर पॉपुलेशन ट्रेंड्स फ्रॉम 2017 टू 2100 एंड द लास्ट टॉपिक इज नॉन पर्सनल डेटा। अभी एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। वी विल बी सीइंग व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट एंड व्हाट इज एक्चुअली नॉन पर्सनल डेटा। So let us start with our first topic, that is Valar Padam Terminal of Cochin Port. कोचीन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, इसको ICTT या लोकली हम इसको बोलते हैं वलार पादम टर्मिनल, और इसको माना गया है पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑफ इंडिया। अब इस पोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? इस पोर्ट की सिग्निफिकेंस ये है कि ये मोस्ट प्रेफर्ड गेटवे है साउथ इंडिया के लिए, और इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है टू बिकम द ट्रांसशिपमेंट हब ऑफ साउथ एशिया, क्योंकि इसकी पोजीशन इस तरह से है, यहाँ पर है ये पोजीशन। Regarding significance of this port, we can say that it is best positioned Indian port with respect to proximity to international sea routes. Secondly, इसका least average nautical distance है बाकी इंडियन फीडर पोर्ट से। थर्ड पॉइंट जो आ जाता है वो ये है कि इसकी प्रॉक्सिमिटी है हिंटरलैंड मार्केट से, यानी अंदर की तरफ जो मार्केट्स हैं उसके साथ भी ये प्रॉक्सिमेट है, उसकी भी पास पड़ता है। एंड लास्टली एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है इस पोर्ट का वो ये है कि इट हैज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल लार्ज शिप्स एंड कैपेसिटी टू स्केल इट अप एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसको बड़ा और भी बड़ा किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। सो इन रीजंस की वजह से इसको हम मान रहे हैं फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑफ इंडिया एंड वी आर डेवलपिंग इट एज दैट। आवर सेकेंड टॉपिक इज आज़ाद पट्टन हाइडल प्रोजेक्ट। रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना ने एग्रीमेंट साइन किया है टू डेवलप 700 मेगावाट आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन सुधोटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीओके। दिस प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड ऑन झेलम रिवर एंड इट विल बी अ रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। ये पार्ट रहेगा CPEC का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फ्रेमवर्क का, एंड जो उसकी कॉस्ट आएगी वो आएगी $1.5 बिलियन। ये सेकंड पावर प्रोजेक्ट है CPEC के अंदर। पहला पावर प्रोजेक्ट था कोहाला प्रोजेक्ट। इसके अलावा करोट भी एक प्रोजेक्ट है जो डेवलप किया जा रहा है CPCE के अंदर। अदर प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन POK आर, फर्स्ट वन इज कोहाला प्रोजेक्ट, ये है झेलम रिवर के ऊपर। सेकेंड वन इज करोट हाइडल पावर प्रोजेक्ट, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन झेलम रिवर। थर्ड वन इज बंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड गिलगित KIU, ये गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में है। एंड लास्ट वन है दाइमर भाषा डैम, ये POK रीजन के अंदर है एंड इट इज सिचुएटेड ऑन रिवर इंदस। Our next topic is from ecology. The topic is मेलघाट टाइगर रिजर्व। ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र के अंदर, और ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज अभी महाराष्ट्र ने एक अल्टरनेट रूट प्रपोज किया है रेलवे लाइन के लिए जो इनिशियली पास हो रही थी मेलघाट टाइगर रिजर्व के थ्रू। मेलघाट टाइगर रिजर्व है सिचुएटेड अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये पार्ट है सतपुरा मैखाल लैंडस्केप का, और ये वन ऑफ द 9 टाइगर रिजर्व्स हैं जो इनिशियली फॉर्म किए गए थे अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, एंड प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1970s। टापी रिवर है और ग्वालिकट रिज है, ये दोनों इसकी बाउंड्रीज बनाते हैं, और जो ट्रिब्यूटरीज पास करती हैं तापी रिवर की इस एरिया से वो है खांदू, खापरा, सिपना, गाडगा, डोलर। एंड जो इसका फॉरेस्ट टाइप है वो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि डोमिनेट किया जाता है टीक के द्वारा। सो इस तरह से आपको कुछ चीज़ें इसमें जो याद रखनी है, पहले याद रखनी है वेयर द टाइगर रिजर्व मेलघाट टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड। सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज तापी रिवर कहाँ पर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज के कुछ नाम आप ध्यान रख सकते हो, ये क्वेश्चन UPSC पूछ लेता है। देन लास्ट इज जो फॉरेस्ट टाइप है, यानी महाराष्ट्र के रीजन में फॉरेस्ट टाइप कौन सा है, ये है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एंड इट इज सिचुएटेड इनसाइड, यानी वेस्टर्न घाट से अंदर की तरफ है। तो जो फॉरेस्ट टाइप हमें यहाँ मिलता है वो मिलता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, और टीक उसका एक इम्पॉर्टेंट ट्री है।
तो यू नाउ कैन रिमेंबर कि डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर टीक पाया जाता है. Our next topic is also related with ecology and it is about invasive species, Cestrum nocturnum. It is also known with the name night blooming jasmine या रात रानी. और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नीलगिरी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने अभी कहा है कि वो एक्टिव स्टेप्स लेंगे टू रिस्टोर द शोला हैबिटेट्स ऑफ द नीलगिरीज. और सेस्ट्रम नॉक्टर्नम या रात रानी इज एन इन्वेजिव स्पीशीज इन दिस रीजन. ये इसकी जो नेटिव प्लेस है वो है वेस्ट इंडीज़, पर ये साउथ एशिया में नेचुरलाइज हो चुकी है. एंड जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जब ये शोला रीजन में या नीलगिरी रीजन में ग्रो करती है तो ये जितनी भी 16 स्पीशीज़ है या नेटिव ग्रासलैंड्स हैं जो शोला रीजन के, उनको पूरा अपरूट कर देती है. तो एक तरह से ये इन्वेजिव स्पीशीज़ है. तो यू नाउ नीड टू रिमेंबर व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़. ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ सर्च इट इन योर इकोलॉजी बुक्स. शंकर IAS आप देख सकते हो या आप NCERTs भी चेक कर सकते हो. यू विल फाइंड द डेफिनेशन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज एंड UPSC ये क्वेश्चन पूछता है. इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ UPSC एक्चुअली. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज होप्स मिशन. इट इज़ UAE's फर्स्ट मिशन टू मार्स और इसको लॉन्च किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ जापान. उसके स्पेस सेंटर से हम इसको लॉन्च करेंगे एंड इसका जो टोटल वेट है वो है 1500 kgs. इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इट कैरीज अ हाई रेजोल्यूशन कैमरा नोन एज एमारेट्स एक्सप्लोरेशन इमेजर एंड इट विल कलेक्ट डेटा ऑन मार्शियन क्लाइमेट डायनेमिक्स फॉर अ स्पैन ऑफ 1 मार्शियन ईयर. यानी मार्स के 1 ईयर का जो डेटा है वो ये कैमरा कलेक्ट करेगा. और ये डेटा हमें हेल्प कहाँ करेगा? इट विल हेल्प अस इन आंसरिंग की क्वेश्चंस अबाउट ग्लोबल मार्शियन एटमॉस्फेयर. और जो एक की क्वेश्चन है उसमें वो ये है कि मार्स अपनी एटमॉस्फेयर को लूज़ कर रहा है स्पेस में. जैसे हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन गैसेस हैं वो एस्केप कर जा रही हैं स्पेस में. तो दिस द डेटा दैट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम दिस विल हेल्प अस इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चन और आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. सो आपसे जो UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है व्हाट इज़ होप मिशन, या ये होप मिशन किस कंट्री से रिलेटेड है. मैक्सिमम व्हाट इट कैन आस्क इज कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा या मेजर फोकस क्या रहेगा इस एक्सप्लोरेशन मिशन का. तो यू कैन आंसर इट कि ये मार्शियन एटमॉस्फेयर या क्लाइमेटिक डायनेमिक्स पे डेटा कलेक्ट करेगा. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विथ ह्यूमन राइट्स. द टॉपिक इज नो मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स. हमने एक एक्ट बनाया था नोन एज ट्रांसजेंडर्स पर्सन राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019. इस एक्ट के अंदर हमने कुछ रूल्स बनाए थे जिन रूल्स में हम डिफाइन करते हैं कि इस एक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा. देयर वॉज अ प्रोविजन रिलेटेड विद इशूइंग आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स. जो रूल्स ड्राफ्ट रूल्स हमने पहले निकाले थे गवर्नमेंट ने, उसमें ये था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल इशू आइडेंटिटी सर्टिफिकेट. पर उस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो थी रिपोर्ट ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट प्लस एफिडेविट बाय द एप्लीकेंट. इस रूल के खिलाफ काफ़ी ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे, काफ़ी अप्रोर था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इन रूल्स को वापस लिया और अब नए रूल्स को रखा गया है पब्लिक डोमेन में. न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग a district magistrate would issue a transgender identity certificate card based on the affidavit by the applicant without any medical examination. तो बिना किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इशू करना होगा एक ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या कार्ड, अगर एप्लीकेंट कोई उस चीज़ के लिए एफिडेविट प्रोवाइड करता है तो. अब एक केस ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन ने अपना जेंडर चेंज करवाया हो. उस केस में सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट या चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे उन्होंने अपनी सर्जरी करवाई है वो एक रिक्वायर्ड होगा. एंड द लास्ट थिंग ऑफ द टॉपिक इज रिगार्डिंग द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2014 इन विच इट रिकग्नाइज द ट्रांसजेंडर्स एज थर्ड जेंडर. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नॉन रिकग्निशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी अमाउंट्स टू डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. सो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ men or women irrespective of sexual assignment surgery is now protected by law. Our next topic is Lancet's analysis of population trends for 2017-18. ये रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया में नो लॉन्गर बी अ कंट्री ऑफ बिलियन बाय द टर्न ऑफ दिस सेंचुरी. यानी 2100 तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन से कम होगी. नेक्स्ट थिंग इट सेज दैट कि चाइना और इंडिया में पीक देयर पॉपुलेशन इन 2050. उसके बाद से एक स्टीप डिक्लाइन आएगा इनकी पॉपुलेशंस के अंदर. विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड इट सेज दैट कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो पीक करेगी 2064 के अंदर एंड द पॉपुलेशन विल बी 9.73 बिलियन.
एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी यानी 2100 के अंदर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी वो रहेगी 8.79 बिलियन। इन फैक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने मेंस आंसर्स में टू टेल अबाउट what will be the India's trajectory of growth and what India may require to do or what world may require to do with respect to climate change, with respect to development, with respect to sustainable development goals। तो इन सब चीज़ों में आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हो कहीं ना कहीं टू टेल दैट कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कब पीक करेगी, हमें कब तक अपने रिसोर्सेज को सेव करने की जरूरत है, उसके बाद हमारी क्या ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप इसमें रिलेट कर सकते हो। एंड द रिपोर्ट ऑल्सो सेज दैट 5 कंट्रीज that is इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, यूएस और पाकिस्तान, ये सबसे बड़ी कंट्रीज रहेंगी पॉपुलेशन के बेसिस पे। देन इट ऑल्सो सेज दैट जो ट्रेजेक्ट्री है पॉपुलेशन ग्रोथ की वो डिफरेंट होगी डिफरेंट कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना की जो ट्रेजेक्ट्री ग्रोथ है वो तो डिक्लाइनिंग मोड में आएगी, पर नाइजीरिया की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड शो करेगी। विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इट सेज दैट इंडियाज पॉपुलेशन विल बी 1.6 बिलियन इन 2048। जो इंडिया की अभी पॉपुलेशन है वो है 1.38 बिलियन इन 2017। देन अदर थिंग इट सेज दैट कि 2100 के अराउंड यानी 2100 के अराउंड जो इंडिया की पॉपुलेशन होगी वो डिक्लाइन कर जाएगी बाय 32%, इट विल बिकम 1.09 बिलियन। और अगर इंडिया यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करता है तो इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी 929 बिलियन, यानी 1 बिलियन मार्क से ये नीचे आ जाएगी। The reasons that are being stated for this are that women will play a more significant role in the world. They will have higher access to contraceptions and education. Secondly, there will be a sharp reduction in total fertility rate. So these are the reasons due to which the population may show a downward trend by the end of this century. Our last topic is non-personal data. Recently, a government committee headed by Infosys co-founder Chris Gopalakrishnan, उन्होंने suggest किया है कि non-personal data generated in the country be allowed to be harnessed by various domestic companies and entities. इसमें जो important चीज़ है वो ये है कि non-personal data, second thing is allowed to be harnessed, and third and most important thing is by domestic companies, not by international companies. तो हमें देखना है कि नॉन पर्सनल डेटा होता क्या है और इसको हार्नेस करने या इसको यूटिलाइज या एनालाइज करने से हमें क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो नॉन पर्सनल डेटा इज एनी सेट ऑफ डेटा विच डज नॉट कंटेन पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, यानी जिसमें इंसान का नाम हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसका फ़ोन नंबर हो गया, ऐसी चीज़ें उसमें नहीं पता चलती, तो वो होता है नॉन पर्सनल डेटा। नॉन पर्सनल डेटा के अंदर आ जाएगा ऑर्डर डिटेल्स कलेक्टेड बाय फूड डिलीवरी सर्विस, सेंसस आ जाएगा, जो एमसीडी कुछ डेटा अगर कलेक्ट करती है वो उसके अंदर आ जाएगा। तो वी विल बी सीइंग सम एग्जांपल्स लेटर ऑन आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि नॉन पर्सनल डेटा को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। तो देयर आर 3 मेन कैटेगरीज। फर्स्ट इज पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, जो पूरी पब्लिक का, जैसे पूरे नेशन का जो पब्लिक डेटा जो नॉन पर्सनल डेटा हो जाएगा। सेकेंड इज कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा, जैसे रिलीजियस बेसिस पे जो पर्सनल डेटा रहता है या किसी कम्युनिटी पे रहता है उस वो हो जाएगा कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा। एंड थर्ड वन इज प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा। तो लेट्स सी इन डिटेल व्हाट आर दीज 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज एंड व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन दोज कैटेगरीज। सबसे पहले आता है पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा। All the data collected by government and its agencies such as census, data collected by municipal corporation on total tax receipts in a particular period, या any information collected during execution of all public funded works, वो सब इसके अंदर आ जाएगा नॉन पब्लिक पर्सनल डेटा के अंदर, सॉरी पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा के अंदर। Second thing is community non-personal data. Any data identifiable about a set of people who have same geographical location, religion, job or other common social interest will form the community non-personal data. जैसे मेटा डेटा कलेक्टेड बाय राइड रेलिंग एप्स, राइड हेलिंग एप्स का मतलब हो गया ओला, उबर, देन टेलीकॉम कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, अमंग अदर्स दैट मे हैव पुट द कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा कैटेगरी बाय द कमेटी। तो कमेटी बाद में भी नॉन पर्सनल डेटा के अंदर, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा के अंदर दूसरी चीज़ों को इंक्लूड कर सकती है। Third one is private non-personal data. It can be identified as those which are produced by individuals which are derived from the application of proprietary software or knowledge. तो ये 3 टाइप के डेटाज हो गए जो नॉन पर्सनल डेटा के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, कैटेगराइज हम उनको करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन नॉन पर्सनल डेटा भी सेंसिटिव? ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पर्सनल डेटा के कंपैरिजन में इसको देखें तो पर्सनल डेटा के अंदर एक बंदे का नाम होता है, उसकी एज हो सकती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकती है, बायोमेट्रिक हो सकती है या कोई और जेनेटिक डिटेल हो सकती है।
जो कि उसको टारगेट कर सकती है और उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। वेराज नॉन पर्सनल डेटा जो होता है वो मोस्टली एनोनिमस फॉर्म में होता है, वो एक बंदे पे टारगेटेड नहीं होता, उसमें एक जनरल ग्रुप आ जाता है, तो जिसमें एक बंदे को टारगेट करना वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये ग्रुप का डेटा नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से देखा जाए तो ये डेंजरस हो सकता है, बिकॉज दे मे आइडेंटिफाई द फॉल्ट लाइन्स इन आवर कम्युनिटीज इन आवर यूनिटी। सेकेंडली, अगर ये हो सकता है डेंजरस विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़। अगर कोई कम्युनिटी किसी डिजीज़ के लिए वनरेबल है तो कोई मेडिकल या फार्मा कंपनी उसको एक्सप्लॉयट कर सकती है फॉर फाइनेंशियल गेन्स। तो इस तरह से नॉन पर्सनल डेटा कैन बी डेंजरस एंड कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल। नाउ इफ इंडिया हैज़ पुट अप अ कमेटी, इंडिया ने कमेटी फॉर्म की है रिगार्डिंग नॉन पर्सनल डेटा, तो समथिंग माइट हैव गॉन इन इंटरनेशनल अरीना ऑल्सो. So in May 2019, European Union came with a regulatory framework for the free flow of non-personal data, और इसके अकॉर्डिंग जो मेंबर स्टेट्स हैं उसमें ये डेटा शेयर किया जाएगा. सेकेंडली, ये जो रूल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये कहते हैं अगर कोई न्यू डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट कोई अथॉरिटी अप्लाई करती है तो दैट मस्ट बी सबमिटेड टू कमीशन ऑल्सो. थर्डली, जो इस स्टैंडर्ड्स का या जो इनकी रिकमेंडेशंस का ड्रॉबैक है वो ये है कि दे डज नॉट डिफाइन व्हाट इज़ नॉन पर्सनल डेटा. अब कोई चीज़ अगर डिफाइंड नहीं है तो उसमें कुछ भी इंक्लूड किया जा सकता है एंड इट मे बी एक्सप्लॉयटेड. तो इसमें हो सकता है कि पर्सनल डेटा को भी नॉन पर्सनल डेटा की तरह दिखाया जाए और फिर उसको कंपनीज यूज़ करें फॉर देयर फाइनेंशियल गेन्स, जिसमें पब्लिक विल बी एट रिसीविंग एंड. Now at the last, let us see what are the areas where India's non-personal data draft has missed upon. The first one is that there are certain aspects such as community non-personal data about which the draft could have been more clearer. Secondly, non-personal data often constitute protected trade secrets and often raises concern with respect to privacy. Thirdly, the paper proposes a nebulous concept of community data while failing to adequately provide for community rights. So community rights की ये बात नहीं करता. And lastly, other experts also believe that the final draft to the non-personal data governance framework must clearly define the role of all participants, such as data principal, data custodian, data trustees. तो roles को भी हमने define नहीं किया है. So in conclusion, we may say that regulation must be clear and concise to provide clear certainty to the market participants and must demarcate the roles and responsibilities of participants in regulatory framework. The report is unclear on these counts and requires public consultation and more deliberation. So इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं. वी होप दैट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा. To watch more of our videos, please subscribe to our channel and hit the like button if you like our video. Secondly, हमारा अकेड इनिशिएटिव है जिसमें हम आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. प्लीज़ फॉलो दैट इनिशिएटिव. वी हैव मेड दिस इनिशिएटिव टू हेल्प यू आउट इन आंसर राइटिंग एंड डेफिनेटली अगर आप इस इनिशिएटिव को डेली फॉलो करते हैं तो आपके आंसर राइटिंग में एक अच्छा सुधार देखने को मिलेगा एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. So stay healthy and have a very nice day. Thank you very much.